गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो आ गई है जिसमें हम आज डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिमांड क्या है, इसकी क्या विषय वस्तु है, इसके क्षेत्र, आप इसके बारे में सब जानकारी आज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु की मांग वह मात्रा होती है जो किसी समय एवं स्थान विशेष में किसी दिए हुए मूल्य पर क्रय की जाती है। क्रय का मतलब होता है हम जिसको खरीदते हैं। क्रय विक्रय आपको पता हो, क्रय मतलब होता है किसी वस्तु को हम जब लेते हैं, और विक्रय का मतलब जब हम उसे बेचते हैं। तो डिमांड होती है किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय एवं स्थान विशेष में किसी एक जो मूल्य है उस पर हम जो ये क्रय करते किसी वस्तु को लेते हैं वही उसकी डिमांड होती है। हम खरीदने वाले किसी वस्तु को कितने हैं वही उसकी डिमांड होती है। तो प्रोफेसर पेंसन के अनुसार मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसमें तीन बातें अंतर्निहित हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्रय करने हेतु पर्याप्त साधन, और उस वस्तु को क्रय करने के लिए उन साधनों को व्यय करने की तत्परता। तो इसमें आप जो ये तीन लाइन है इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। किसी वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है, हम हमारी जो उसको प्राप्त करने की इच्छा है, माना हम कोई कार खरीदने चाहते हैं तो ये हमारी इच्छा। तो उसे क्रय करने हेतु पर्याप्त साधन, तो उसको क्रय करने यानी कि उसको खरीदने के लिए क्या पर्याप्त साधन होने चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो जो होने चाहिए वो। और तीसरा है वस्तु क्रय करने के लिए उन साधनों को व्यय करने की तत्परता। क्या हम उसको क्रय करने के लिए उन सभी साधनों जिसकी आवश्यकता उसको क्रय करने के लिए हम उसको व्यय भी करना चाहते हैं, क्या हम तत्पर हैं उसको व्यय करने के लिए। तीन विषय वस्तु उस पर निर्धारित होती हैं। तो प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार मांग का अभिप्राय उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन यह स्मरण रहे कि यह निश्चित मात्रा नहीं होती है बल्कि साधारणतः यह मूल्य के अनुसार बदलती रहती है। मतलब इसमें ये कहना चाहता है वो मांग के विषय में कि ये मूल्य जो मांग है वो पूर्णतः मतलब इनके अनुसार पूर्णतः वो मूल्य पर निर्धारित है और इसी के अनुसार ये बदलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। इन्हीं की तरह एक और प्रोफेसर ने अपने एक परिभाषा दी है मांग के विषय में। प्रोफेसर बाग के अनुसार किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत तथा उस मात्रा का संबंध होती है जो उस कीमत पर खरीदी जाती है। इसका जो मतलब है वो ये है, किसी वस्तु की मांग यानी कि किसी वस्तु की जो डिमांड है वो उसकी कीमत यानी उसकी प्राइस तथा उस मात्रा का संबंध होती है जो उस कीमत पर खरीदी जाती है। और उस मात्रा के बारे में भी बता रहे हैं जो उस कीमत पर खरीदी जा रही है। माना 10 रुपये में कोई चीज़ हम उसका जो क्रय हो रहा है वो 10 रुपये में कर रहे हैं लोग, तो हमने कितनी मात्रा 10 रुपये में उसमें खरीदी है तो वही उसकी डिमांड उसी कीमत पर जितनी हुई वो उसी पे मतलब उस कीमत पर जितनी हमने जितनी मात्रा खरीदी है वही उसकी डिमांड होती है। आगे है मांग विश्लेषण। मांग विश्लेषण से आशय मूल रूप से किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग के संबंध में विस्तृत अध्ययन से है। इस प्रकार मांग विश्लेषण व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक प्रमुख अंग अथवा स्तंभ है। आप समझ रहे होंगे ये जो इसमें लिखा हुआ है कि जो मांग विश्लेषण से आशय है वो ये है कि मूल रूप से किसी वस्तु अथवा सेवा, हम किसी भी वस्तु की मतलब जो हम जिसको खरीदते हैं या फिर हम किसी वस्तु के रूप में प्राप्त करते हैं या फिर हम किसी सेवा के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उसकी जो मांग है उसके संबंध में विस्तृत अध्ययन से है। ठीक है। मांग विश्लेषण का मतलब, विश्लेषण का अर्थ होता है जो किसी भी चीज़ को गहराई से जानना, उसको पूरे तरीके से जानना, उसके हानि लाभ कई विषय, मतलब इस पे हम जब पूरा केंद्रित करते हैं तो वो उसका मांग विश्लेषण हो गया। तो इस प्रकार मांग विश्लेषण व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक प्रमुख अंग अथवा स्तंभ है। मांग विश्लेषण का वह आधार तैयार करता है जिस पर सभी भावी व्यवसायी योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्भर करते हैं। मांग का विश्लेषण निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। मांग का पूर्वानुमान लगाना। मांग पूर्वानुमान से आशय मांग के भूतकालीन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भविष्य में मांग के संदर्भ में अनुमान लगाने से है। मतलब मांग का पूर्वानुमान लगाना मतलब होता है कि माना अभी गर्मियों में जैसे आम होते हैं तो सभी लोग इसको खरीदते हैं, तो अगली बार जब ये गर्मियों में है तो उसी डिमांड, जैसे पिछली बार लोगों ने काफ़ी पसंद किया तो इसी उम्मीद से इंसान आम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है कि इसमें अधिक हमें मतलब जब डिमांड मिलेगी और हम उसे बेच पाएंगे। तो आगे है विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाना। मांग विश्लेषण के आधार पर संस्था या विक्रय संवर्धन कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने को तैयार किया जाता है कि जिससे कि संस्था प्रतियोगितात्मक स्थिति में भी अपना विक्रय लक्ष्य प्राप्त कर सके। माना कि विक्रय संवर्धन कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु का विक्रय अधिक से अधिक होना, भले कितनी भी प्रतियोगिता हो बाजार में, लेकिन फिर भी उसमें अधिक से अधिक विक्रय करने का जो लक्ष्य, हर बाजार उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो इसी प्रकार का ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक अपनी वस्तुओं को विक्रय कर सकें। तो उत्पाद कार्यक्रम निर्धारित करना। मांग पूर्वानुमान के आधार पर ही विक्रय बजट बनाया जाता है तथा विक्रय अनुमान के आधार पर ही उत्पादन की भावी रूपरेखा तैयार की जाती है।
मांग पूर्वानुमान मतलब जो पूर्वानुमान, ये आपने जो पहले उसमें पढ़ा कि जो डिमांड है उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसी आधार पर एक विक्रय बजट पहले ही बनाया जाता है तथा विक्रय अनुमान के आधार पर ही उत्पादन की भावी रूपरेखा, पहले से ही वो भावी यानी कि भविष्य में जो उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है पहले उत्पादन की, कि इतनी हम बेचेंगे। एक पहले से ही एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसी हिसाब से उत्पादन किया जाता है। जो जैसे जो हम उपभोक्ता होते हैं वो ऐसे चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपभोग करें, लेकिन वो इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम उनको खरीदेंगे नहीं तो उन्हें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें पहले से ही एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। और अगर उन लोगों ने कम उत्पादन कर दिया और हम खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, तो फिर अन्य मार्केट्स उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन बनाना। मांग विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना है। इसके अंतर्गत उत्पादन एवं वितरण का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिससे कि पूर्ति ना तो मांग से अधिक हो ना मांग से कम हो। जो हमारा ये इसमें संतुलन बनाने का मतलब यही होता है कि माना किसी वस्तु की जितनी डिमांड है वो उतने उत्पादन हो सके हमारे पास, मतलब जितनी डिमांड हो रही है उतना उत्पादन भी हम तैयार कर पाएँ, और उसको फिर ऐसा वितरण कार्यक्रम उसमें बनाया जाता है, डिमांड के अनुसार ही उत्पादन हो। अब इसमें ही आता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। तो पहली होती है कि वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो जाती है। माना किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उस वस्तु को थोड़ा एक ब्रेक लगा देते हैं कि अभी नहीं खरीदते हैं। एवं जब कीमत घट जाती है तो हम उस जो हमारी मांग है वो बढ़ जाती है किसी वस्तु के लिए, क्योंकि हम जब किसी वस्तु का रेट हो जाता है, प्राइस हो जाता है, तो हम उसको खरीद लेते हैं। संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु के प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। संबंधित वस्तु क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पूरक वस्तुएं, दूसरी होती है स्थानापन्न। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। तो इन दोनों की कीमतें भी प्रभावित करती हैं। किसी जो हमारी वस्तु है उसकी जो स्थानापन्न वस्तु होगी और जो उसकी पूरक वस्तु होगी, इन दोनों के जो प्राइस है वो भी इसके मांग को प्रभावित करता है। जैसे जिन दो वस्तुओं का उपयोग एक साथ किया जा सकता है वो पूरक वस्तुएं होती हैं, जैसे ब्रेड, मक्खन, ये ठीक है। पेट्रोल गाड़ी आप देख रहे होंगे, तो दूसरे की मांग खुद ही कम हो जाती है। माना गाड़ी की कीमत बढ़ गई तो फिर पेट्रोल, माना जो भी होगा, फिर भी हम उस पर, फिर जब गाड़ियाँ ही नहीं होंगी ज़्यादा तो पेट्रोल का कोई क्या करेगा। तो ये पूरक वस्तुएं हो गई। दूसरी हो गई स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं हो गई जैसे चाय, कॉफ़ी। माना चाय का बढ़ गया तो फिर लोग कॉफ़ी पियेंगे, कॉफ़ी का बढ़ गया तो चाय पियेंगे। इसमें लिखा भी है जिन वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। वस्तुओं के सापेक्ष यह पाया जाता है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। माना मैंने अभी आपको बताया चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे इसके साथ भी ये विपरीत ही होगा। सो उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की जो आय है जब वो बढ़ती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब खरीदता है, इसलिए मांग बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कुछ अपवाद भी हैं, इसको मैं आपको पूरा बताती हूँ। देखो, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं तो आय बढ़ने पर भी उनकी जो मांग है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिसे गिफिन प्रोडक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि भी होगी तो निकृष्ट वस्तुओं हेतु तो उसकी मांग कम हो जाती है। अब जैसे कोई बहुत अच्छा कमाने लग गया तो वो फिर उन वस्तुओं को नहीं खरीदेगा। ठीक है, आय में कमी होने पर ऐसी वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जब आय कम हो जाती है तब जो उपभोक्ता है वो उसको खरीदता है। निकृष्ट वस्तु ऐसी होती है कि माना हम पहले ले रहे हैं तो हम लोकल जीन्स ले रहे हैं और लोकल ड्रेस ले रहे हैं जब हमारी आय कम है, लेकिन जैसे ही हमारी थोड़ा आय बढ़ती है तो हम एक अच्छी ब्रांड का जैसे कोई भी सामान खरीद रहे हैं। तो इसलिए उनकी जब हमारी आय बढ़ती है तो हम जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं उनको खरीदना शुरू कर देते हैं। और इसमें एक और बात है, जो गिफिन प्रोडक्ट्स है उसमें जैसे नमक, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने जितना यूज़ करना है वो उतना ही हम लेते हैं, चाहे जो भी हो। तो हर बार जो ये निकृष्ट वस्तु, ये गिफिन प्रोडक्ट्स में हम जिसको रखते हैं, गिफिन का मतलब हमेशा घटिया नहीं होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं हम चाहे कितने भी पैसे आ जाए लेकिन उसको हम उतना ही खरीदेंगे क्योंकि वो एक आवश्यक वस्तु के रूप में होती है। तो आगे मैं बताऊंगी उपभोक्ता की प्राथमिकता या रुचि या फैशन। माना कोई वस्तु है और अचानक से फैशन बदल गया है या फिर हमारी रुचि बदल गई है, तो इस पे भी उस वस्तु की डिमांड निर्भर हो जाती है कि प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्शन हो गया किसी वस्तु का, पिछली बार तो उसकी डिमांड हो गई लेकिन अचानक से फैशन बदल गया। तो जो हम उपभोक्ता होते हैं कुछ हद तक हम ये फैशन पे भी डिपेंड करते हैं, हम लोग डिपेंड रखते हैं कि फैशन बदल गया, हम क्यों लेंगे ये वस्तु। तो उपभोक्ता की मांग उसकी प्राथमिकता, रुचि या फैशन से भी प्रभावित होती है। यदि कोई वस्तु उपभोक्ता को पसंद है अथवा वह फैशन में है तो उपभोक्ता उसकी मांग करता है। भविष्य की संभावना। यदि भविष्य में किसी वस्तु की पूर्ति में कमी की संभावना है तो उपभोक्ता की मांग में वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या की मात्रा। जनसंख्या अधिक होने पर मांग अधिक होती है एवं जनसंख्या कम होने पर मांग भी कम हो जाती है। आय का वितरण। यदि एक देश में आय का वितरण समान है तो मांग अधिक होगी और यदि आय का वितरण असमान है तो मांग कम होगी।
मांग तालिका यह एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताती है। निम्न दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका। तो मैं पहले व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी मैं बताती हूँ बाजार मांग तालिका होती है। तो पहले मैं व्यक्तिगत मांग तालिका के विषय में बताना चाहूँगी। तो व्यक्तिगत मांग तालिका में एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समयावधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्राओं को दिखाया जाता है। ये एक तालिका भी बनी है। एक आप देख सकते हैं संतरे का मूल्य प्रति इकाई में, और यहाँ पे संतरे की मांग भी बताई गई है कि कितनी इकाइयों में है। तो ये है, ये इसका मूल्य है संतरे का 1 रुपये, 2 रुपये, 5 तक, 1 से लेकर 5 तक कीमतों में। और यहाँ पे 1000 होती है। जब उसकी कीमत बढ़ रही है संतरे की, तो उसकी जो डिमांड है वो भी इकाइयों में घट रही है। तो इसमें ये बताया गया है जो हमारी व्यक्तिगत मांग है, जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो डिमांड है वो घट रही है, और जब कीमत कम थी तो डिमांड ज़्यादा थी। और दूसरी है बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका एक निश्चित समयावधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उनके सभी खरीदारों द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्राओं के कुल योग को बताती है। उदाहरण के लिए माना कि बाजार में ए, बी व सी 3 खरीदार हैं, अतः वस्तु की विभिन्न कीमतों पर इन लोगों के द्वारा अलग अलग खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग तालिका होगी। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है। तो ये आपकी टेबल है बाजार मांग तालिका। और फ्रेंड्स, ये है वो शैतान जो आपको परेशान करता रहता है, यही है जो आपको डिस्टर्ब करता है। तो ये तालिका में देख लीजिए आप, बाजार मांग तालिका। इसमें संतरे की कीमत प्रति इकाई में है 1 से लेकर 5 में। दीपू हटा। तो संतरे की कीमत प्रति इकाई में है 1 से 5 रुपये कीमत इसमें रखी गई है। तो ए के द्वारा, बी के द्वारा और सी के द्वारा, ठीक है। इसमें तीन लोगों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया है ये इसमें बताया गया है, और इन्हीं के आधार पर जो है बाज़ार की मांग की जितनी मात्रा है वो ये देख लीजिए आप। जैसे ए के द्वारा 1 रुपये में 1000, बी के द्वारा 500, सी के द्वारा 200 यूनिट्स खरीदी गई हैं। तो ये टोटल हो गया 5 और 2 7 और 1700। ठीक, ऐसे ही ये सब का योग है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, ए, बी, सी दोनों पहले से कम कम जो इकाइयाँ हैं खरीद रहे हैं। तो बाज़ार में भी वही है कि डिमांड का वही नियम है, मांग का वही नियम है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग कम होती रहती है, और जैसे ही कीमत घट जाती है तो मांग खुद ही बढ़ जाती है। मांग वक्र। जब मांग तालिका को रेखाचित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। अतः मांग तालिका का रेखीय चित्रण ही मांग वक्र कहलाता है। ये है मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र है ये। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मांग सूची का चित्रीयकरण मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इसमें वस्तु की मात्रा रखी गई है एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत रखी गई है। 1 से 6 तक इसकी कीमत है इसमें रखी हुई, और इसमें 200 से लेकर 1200 तक इसकी वस्तु की मात्रा रखी है। तो ये ग्राफ है कि 5 रुपये में कितनी यूनिट्स ली गई है, 4 रुपये में कितनी, ये है, ये इसका ग्राफ है। और उसके बाद ये जो बाजार का मांग तालिका है उसमें जो ये ए व्यक्ति के द्वारा जो मांग वक्र है उसका ये है। जैसे जैसे कीमत बढ़ी उसने अपना जो वस्तु की इकाई है वो कम करना शुरू किया। ऐसे ही बी का भी है, ऐसे ही सी का भी इसमें रेखा चित्र बना हुआ है। और ये टोटल मांग वक्र जो बना है इसमें ये ए, बी और सी का है, और ये लास्ट में जो ये तीनों का टोटल है ये उसका मांग वक्र है। ये लास्ट में जो बाजार मांग वक्र का है ये इन तीनों का जो टोटल है, ये कुल मिला के उसका ये टोटल है, उसका मांग वक्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नोट है, मांग वक्र उपयोगिता वक्र यानी कि यूटिलिटी कर्व के सदृश दिखाई देती है। जैसे हमने पिछले उसमें यूटिलिटी कर्व देखा था उसी की तरह जो हमारा मांग वक्र है वो भी दिखाई देता है। तो मांग वक्र के कई रूप हो सकते हैं। ये सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, उन्नतोत्तर कर्व एक्स मतलब उन्नति मतलब ऊपर की तरफ, और नतोत्तर यानी कि कॉन्वेक्स मतलब नीचे की तरफ झुकाव हो जिसका के रूप में, तथा इनका आंशिक भाग एक रूप में तथा आंशिक भाग किसी दूसरे रूप में हो सकता है। किंतु अधिकांश भाग मांग वक्रों का ढाल सामान्यतः ऊपर बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है। यहाँ पर यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र से अधिक लोचदार होता है। ये लिखिए। मांग फलन। बाजार मांग फलन से तात्पर्य किसी वस्तु की समग्र मांग, बाजार मांग कुल व्यक्तिगत मांगों का योग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच संबंध है। बाजार मांग फलन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब मांग फलन यानी कि फंक्शन ऑफ डिमांड ना। तो ये देख लीजिए आप, इसका ये dx = f
ब्रैकेट PXPRYTEPYT। तो जो ये फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जब हम कोई भी उपकरण होता है उसके भी फंक्शन होते हैं जिस चीज़ से वो बना होता है। तो ये जो डिमांड है ये इसके वो कारक हैं जिनसे वो बनता है और जिनसे वो प्रभावित भी होता है। तो ये देख लीजिए आप, इसमें जो ये DX का मतलब है कि डिमांड ऑफ X, और PX का मतलब है वस्तु की कीमत, और PR का मतलब इसमें है जो संबंधित वस्तुओं की कीमत होती है, यानी कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। और Y का अर्थ है कि उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ कंज्यूमर। और T का मतलब है उपभोक्ता की प्राथमिकता या रुचि या फैशन। और E करता है भविष्य में जो संभावनाएं हैं, और P करता है जनसंख्या यानी कि मात्रा, और I का वितरण Y। मांग में परिवर्तन। एक व्यक्ति का मांग वक्र इस मान्यता पर खींचा जाता है कि उसकी मांग को प्रभावित करने वाले घटक स्थिर रहते हैं। यदि उसकी मांग को प्रभावित करने वाला कोई एक घटक भी परिवर्तित होता है तो उपभोक्ता के मांग वक्र में परिवर्तन आता है। वास्तव में मांग में परिवर्तन का अध्ययन करते समय वस्तु की कीमत को स्थिर मान लिया जाता है। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा रुचि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बदलती है तो इसे मांग में परिवर्तन कहते हैं। इसमें जो मांग में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, मांग में वृद्धि या कमी और मांग में विस्तार या संकुचन। तो जो ये मांग में परिवर्तन बताया गया है इसमें कई कंडीशंस भी रखी हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। तो पहले है मांग में वृद्धि या कमी, दूसरा है मांग में विस्तार या संकुचन। तो पहले इसमें मांग में वृद्धि या कमी बताती हूँ। किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर भी जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता का मांग वक्र दाईं ओर सरक जाता है और वह दी हुई कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। मतलब जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है और जो किसी भी वस्तु की कीमत है वो निर्धारित जो पहले से थी वही है, तो लेकिन जब उसकी आय बढ़ जाती है वो उस वस्तु का जब ज़्यादा उपभोग करता है और उसको ज़्यादा खरीदता है तो जो उसका मांग वक्र है वो सरक जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जो उसकी डिमांड है ये देख लीजिए आप, ये D से D1 पे चली गई है। तो ये रेखा चित्र में भी इसमें दर्शाया गया है। और इसी के विपरीत एक और स्थिति यहाँ पे बताई गई है, जबकि उसकी आय में कमी आती है उपभोक्ता की आय में, और ये मांग वक्र है जो ये दाएं ओर था पहले और ये बाईं ओर सरक गया है, जिससे कि D से जो ये D1 है ये बाईं ओर सरक रहा है और वो अब कम मात्रा में किसी वस्तु को खरीद रहा है। ये मांग में कमी है। तो पहले आपने मांग में वृद्धि देखी और अब ये कमी। अगला है मांग में विस्तार या संकुचन। जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन से होता है तो मांग वक्र के साथ साथ गति होती है, जैसा कि निम्न रेखा चित्र में दिखाया गया। तो इसमें जो मांग में विस्तार या संकुचन ये खुद डिमांड के द्वारा हो रहा है कि जब ये ही मेन फैक्टर है कि ये वो वाला फैक्टर है कि जहाँ पे जो डिमांड है वो कीमत के द्वारा निर्धारित हो रही है। जैसे कीमत बढ़ रही है तो वो डिमांड घट रही है, और अगर कीमत घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है। ये इस प्रकार का रेखा चित्र है। इसमें वो उसी अनुसार अपनी गति कर रहा है। तो इसमें इसे मांग में विस्तार कहते हैं। माना कोई किसी चीज़ का प्राइस घट रहा है, P से P1 यानी कि नीचे खिसका हुआ है, नीचे हो रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। इसमें मांग में विस्तार कहते हैं इस घटना को। इसी के विपरीत देखें हम कि माना उसकी कीमत घट गई है, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो कीमत बढ़ने के कारण जो डिमांड है वो घट रही है। डिमांड मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। वस्तु की कीमत तथा उसकी मात्रा
उसकी मांग मात्रा के बीच पारस्परिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और जिस नियम से वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच विद्यमान संबंध को व्यक्त किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्री मांग का नियम कहकर पुकारते हैं। तो अर्थशास्त्री जो मांग और उसकी कीमत का संबंध है उसी के विषय में बता रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा उसकी कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। इसमें ये विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा और आप नोट डाउन कीजिएगा। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो अन्य बातें समान रहने पर का अर्थ है ये जो आपको पहले फैक्टर्स बताए थे कि फैशन का बदलना, उसकी जो कीमत है, ये सभी उसकी कीमत बढ़ा दी जाए लेकिन अन्य बातें समान रहने पर। जो अभी इसमें और कंडीशंस बताई गई थी कि फैशन हो गई, पूरक वस्तुएं यानी कि संबंधित वस्तुएं आपको बताई थी, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की प्राथमिकता जो मैंने आपको बता दिया, रुचि, फैशन और भविष्य की संभावनाएं, जनसंख्या की मात्रा, आय वितरण, ये सब अगर जैसा था वैसा रहे लेकिन अगर उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो अन्य बातों मतलब समान रहने पर, ये मैंने आपको बताया था कौन सी अन्य बातें हैं, तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाएगी। अर्थात लोग कम मूल्य पर अधिक वस्तु खरीदते तथा अधिक मूल्य पर कम वस्तु खरीदते हैं। और इन्होंने ही यानी कि सैमुअल्सन ने ही मांग के नियम को परिभाषित करते हुए आगे लिखा है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर यह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। मांग के नियम को निम्न तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा समझा जा सकता है। तो ये एक मांग तालिका है जिसमें 1 से लेकर 5 तक संतरे के मूल्य दिए गए हैं और संतरे की मांग जो है इकाइयों में दी गई है। तो जब 1 रुपये थी ये 1000 थी, ऐसी जब ये 5वीं इकाई में हुआ तो 140 तक। और इसी मांग तालिका के आधार पर बनाया गया ये रेखा चित्र मांग वक्र कहलाता है और इसका ढाल जो होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है। ये देख लीजिए ऊपर से नीचे की ओर। और इसमें एक नोट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट। तो जो ये दिया हुआ मांग वक्र है ये रेखीय नहीं है, इसका ढाल स्थिर नहीं है। मांग वक्र उपयोगिता वक्र यानी कि यूटिलिटी कर्व के सदृश दिखाई देते हैं। मांग वक्र के कई रूप हो सकते हैं। ये सीधी रेखा, उन्नतोत्तर, कर्वेक्स, नतोत्तर और आंशिक भाग एक रूप में तथा आंशिक भाग किसी दूसरे रूप में हो सकता है, किंतु अधिकांश जो मांग वक्रों का ढाल होता है सामान्यतः ऊपर बाएं से और नीचे दाईं ओर झुका होता है। यहाँ पर यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र से अधिक लोचदार होता है। तो इसमें है रेखीय मांग वक्र। एक रेखीय मांग वक्र को निम्न समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है, Q = A - BP। तो इसमें Q वस्तु की मात्रा है, क्वांटिटी, और P वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, और A वह बिंदु जहाँ पर मांग वक्र x अक्ष को छूता है, और B मांग वक्र की ढाल। तो IE = ΔP/ΔQ। ये मांग के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है तो मैं इसे बार बार डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। आपको इन्हें अगर कोई भी आपको यानी BA वालों को खासकर कहीं पे कुछ हो तो ये आप खुद स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। और मांग के नियम के अपवाद मैंने आपको समझाए थे। इसमें गिफिन विरोधाभास। गिफिन वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें उपभोक्ता सामान्यतः निकृष्ट या घटिया समझते हैं। गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं, जहाँ एक और इन वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग भी कम हो जाती है, वहीं दूसरी ओर इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर इनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में इन वस्तुओं की मांग का कीमत से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये मैंने आपको समझाया भी था। सामाजिक स्तर व फैशन की प्रतीक वस्तुएं। सामाजिक स्तर व फैशन की प्रतीक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती है।
तथा फैशन से बाहर होने पर कीमतें गिरने पर भी इनकी मांग नहीं बढ़ती। ये जो फैशन की वस्तुएं होती हैं, ये इस डिमांड जो का ये नियम है, यानी कि मांग का नियम है, इसको इनमें ये नहीं लागू होता है। क्योंकि जब कोई फैशन की जैसे फैशन में कोई बदलाव हुआ है, तो जो फैशन जब कोई ट्रेंड चल रहा है तो हम उसी को फॉलो करते हैं और उसकी चाहे जो भी कीमत हो हम उसको देते हैं। लेकिन अगर वो आउट ऑफ फैशन चीज़ें होती हैं, वो अगर हमें सस्ते दाम में भी मिले तो भी हम उसे नहीं लेते हैं हम उन्हें। और कीमत वृद्धि की आशंका, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि की आशंका है तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर भी उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। ये भी आप समझ लीजिए। अनिवार्य वस्तुएं, जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर उनकी जो मांग में कमी नहीं होती। जैसे गेहूँ, नमक, चावल इत्यादि जो ये हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, इनकी कीमत जो भी हो हम इनको फिर भी खरीदेंगे। इनका उपभोग हमें करना ही पड़ता है क्योंकि हमारी नेसेसरी हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग एक स्तर पर स्थिर बनी रहती है। स्नॉब इफ़ेक्ट, यानी कि स्नॉब प्रभाव क्या होता है? किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि लाते हैं, परंतु कुछ लोग सामान्य लोगों से अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट के बाद भी उस वस्तु का मांग क्रम बढ़ाए नहीं, तो इसे स्नॉब प्रभाव कहते हैं। स्नॉब इफ़ेक्ट का मतलब होता है, माना किसी वस्तु की कीमत घट रही है और घट गई है, फिर भी हम उसको नहीं, कुछ लोग जो उनको नहीं खरीद रहे हैं, उन वस्तुओं को नहीं खरीद रहे हैं कीमत कम पड़ने में, तो इसको बोलते हैं स्नॉब इफ़ेक्ट। मांग का नियम लागू होने के कारण, तो जो इसके मुख्य कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है आय प्रभाव। यह माना जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय भी कम होता है एवं उपभोक्ता की बचत होती है। यह बचत उसकी आय में वृद्धि को दर्शाती है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है। और फिर आती है स्थानापन्न प्रभाव। स्थानापन्न प्रभाव, मैंने स्थानापन्न वस्तुएं आपको बताई थी। जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर उस वस्तु का उपभोग बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए सीएनजी की कीमत कम होने के कारण लोग पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करने लगे हैं। ऐसा करने के कारण सीएनजी की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, ये भी आपको पीछे पढ़ाया था मैंने, जो पिछली क्लास थी। इस नियम के अनुसार जब एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। अतः जब उपभोक्ता को प्राप्त उपयोगिता कम होती है तो वह उस वस्तु पर पहले ही अपेक्षा कम पैसा व्यय करना चाहता है। अतः वह अपने उपभोग में तभी वृद्धि करेगा जब उस वस्तु की कीमत में कमी होगी। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत एवं विज्ञापन व्यय में परिवर्तन तथा उसकी मांग मात्रा में परिवर्तन के बीच मात्रात्मक संबंध की गणितीय माप करती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, मतलब डिमांड की लोच। इलास्टिसिटी का जो अर्थ है वो ये होता है कि उतार चढ़ाव। इलास्टिसिटी क्या, जैसे इलास्टिक होता है, किसी भी जो भी इलास्टिक होता है, जब हम उसे खींचते हैं वो फिर अपनी शेप में आता है, फिर खींचते हैं तो वो किसी भी शेप में आ जाता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसी प्रकार जो मांग होती है वो कभी बढ़ती है, घटती है, कभी उसी फॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए इसको मांग की, और इसी इलास्टिसिटी के कई चरण होते हैं। यानी कि मांग की जो लोच है उसकी कई सारी उसमें अवधारणाएं हैं। तो इसमें पहली है मांग की मूल्य लोच, प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी, मांग की विज्ञापन लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। मांग का मूल्य या कीमत लोच। मांग की मूल्य कीमत लोच यह स्पष्ट करती है कि एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसकी गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि एवं अन्य सभी संबंधित वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहेंगे।
इस स्तंभ के अनुसार मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में होने वाली प्रतिक्रिया की माप है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच को गणितात्मक रूप में परिभाषित करते हुए लिखा है कि मांग की लोच किसी कीमत अथवा उत्पादन पर कीमत में अल्प परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन में कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। मांग की कीमत लोच को मापने की रीतियाँ। कुल आगम या कुल व्यय रीति। इस रीति का प्रतिपादन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल द्वारा किया गया था। इस रीति के अनुसार किसी वस्तु की मांग की लोच की गणना उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस पर किए जा रहे कुल व्यय पर पड़ने वाले प्रभाव को मापकर की जाती है। यानी कि कुल व्यय बराबर वस्तु की क्रय की गई मात्रा गुणा वस्तु का मूल्य। ये बहुत आसान है कि हमने कितनी वस्तुएं क्रय की हैं और उनसे हमें जो वस्तु का मूल्य है उससे गुणा कर देना है, तो हमारा कुल व्यय निकल जाता है। कुल आगम वही है। इसमें पहला है जिसमें 3 स्थितियां हैं। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग अथवा मांग की लोच इकाई के बराबर, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद भी उस पर व्यय की जाने वाली कुल राशि समान बनी रहे तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच को इकाई के बराबर कहते हैं। तो सेकंड है अधिक लोचदार मांग अथवा मांग की लोच इकाई से अधिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ बिगर देन 1, यानी कि ये 1 से अधिक है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उस पर होने वाला जो कुल व्यय है वो बढ़ जाता है और मूल्य में वृद्धि होने पर वो घट जाता है, तो इसे अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। तीसरा है कम लोचदार मांग अथवा मांग की लोच इकाई से कम होती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ स्मॉलर देन 1। कम लोचदार मांग की दशा में कुल व्यय उसी दिशा में बदलता है जिस दिशा में वस्तु का मूल्य बदलता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उसके उपभोग पर होने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है तो मूल्य में कमी होने के फलस्वरूप घट जाता है, तो यह कहा जाता है कि मांग की लोच इकाई से कम है। और एक है अनुपातिक रीति। इस विधि में हम मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन की मांग के प्रतिशत परिवर्तन से तुलना करते हैं। मूल्य तथा मांग का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करके निम्न सूत्र द्वारा मांग के मूल्य की सापेक्षता ज्ञात की जाती है। मांग के मूल्य की लोच बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग का प्रतिशत, यानी कि जो डिमांड है उसका जो प्रतिशत होगा, इसमें प्रतिशत में करना है, और जो मूल्य का प्रतिशत परिवर्तन हुआ है यानी कि जो मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसको इसके बटे में रख देना है, उसे से भाग दे देना है। तो इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी गुणा पी अपॉन क्यू। ये देख लीजिए, इसमें डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन। इसमें और भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। इसमें जो ये डेल्टा क्यू पी क्यू है, ये इसके संकेत आप देख लीजिए। इन्हीं में से एक है बिंदु विधि। इस विधि के अनुसार मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की मूल्य सापेक्षता का पता लगाया जा सकता है। मांग वक्र के जिस बिंदु पर मूल्य सापेक्षता का पता लगाना होता है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचकर मांग की मूल्य सापेक्षता को मापा जाता है। तो मांग की मूल्य सापेक्षता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू मांग वक्र के नीचे का भाग, ठीक है, जो ये जो डिमांड कर्व है उसका जो नीचे का भाग होता है और उससे हमें भाग दे देना है मांग वक्र के ऊपर के भाग को। डिमांड कर्व आपको दिखाया था मैं। औसत आगम तथा सीमांत आगम रीति। औसत आगम तथा सीमांत आगम से भी मांग की मूल्य लोच निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। मांग की लोच बराबर औसत आगम यानी कि AR, एवरेज रेवेन्यू अपॉन औसत आगम माइनस सीमांत आगम, यानी कि एवरेज रेवेन्यू माइनस
मार्जिनल रेवेन्यू। ये मैंने सीमांत क्या होता है ये आपको निकालना सिखा दिया था। मांग के मूल्य लोच के प्रकार, कोटियाँ, श्रेणियाँ। इस आधार पर मांग 5 भागों में इसमें बांटा गया। इसमें पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिट। सो जब किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य में बिना किसी परिवर्तन के ही अथवा मूल्य में बहुत कम वृद्धि होने पर शून्य हो या मूल्य में थोड़ी भी कमी होने पर मांग अनंत हो जाती है, तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यह केवल एक काल्पनिक विचार है। वास्तविक जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मांग पूर्णतः लोचदार हो। लोचदार मतलब एकदम इलास्टिक, बहुत ज़्यादा जिसमें परिवर्तन होते रहे उसको बोलते हैं। इलास्टिक का जो मेन अर्थ है उसका मतलब है परिवर्तन। ठीक है, ये देख लीजिए रेखा चित्र। इसमें क्या हो रहा है, ये ED इक्वल टू इन्फिनिटी। ये एक दिए गए मूल्य पर वस्तु की असीमित इकाइयों की मांग की जाती है। मूल्य वही है, जबकि उसकी जो मात्रा है वो बहुत आगे बढ़ रही है और परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। इसमें दूसरा है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसमें ED इज़ बिगर देन 1। सो जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कम होता है और उसके परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, तो इसी इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। प्रायः विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो मांग इकाई से अधिक लोचदार होती हैं। ये देख लीजिए, ये वस्तु की कीमत है। इसका ग्राफ है। इसमें तीसरा है इकाई के बराबर लोचदार मांग, यानी कि ED इक्वल टू 1। जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन और उसके परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन दोनों बराबर होते हैं, तो इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है, यानी ED इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट इज इकाई से कम लोचदार मांग अथवा बेलोचदार मांग। ED इज स्मॉलर देन 1। जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है, यानी कि जो उसमें परिवर्तन है उसके मूल्य में वो अधिक होता है और उसके परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन कम हो जाता है, तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की मांग इकाई से कम लोचदार होती है। जो अनिवार्य वस्तुएं हैं ये उस पर लागू होता है, और ये इसका एक रेखा चित्र है, डायग्राम। ED इज स्मॉलर देन 1। इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके मूल्य में देख रहे हो आप परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आप इसकी मांग देख रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। ये 200 से 100 के बीच में ही है। आगे है पूर्णतः बेलोचदार मांग, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। जब किसी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही उसके मूल्य में कितना ही परिवर्तन क्यों ना, तो इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ये देख लीजिए, उसके मूल्य में परिवर्तन हो रहा है लेकिन जो मात्रा है वो समान है, 100। नेक्स्ट इज मांग वक्र की ढाल तथा कीमत लोच। मांग की कीमत लोच तथा उसकी ढाल की दो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। जब वस्तु की मांग की कीमत लोच मांग वक्र की ढाल के बराबर होती है, तो एक सरल रेखीय मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कीमत लोच एक समान होती है, क्योंकि सरल रेखा की ढाल उसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है। किंतु वास्तव में स्थिर ढाल वाले रेखीय मांग वक्र के विभिन्न
बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है, अतः दो भिन्न भिन्न ढाल के मांग वक्रों की कीमत लोच केवल उनकी ढाल की तुलना करके मालूम नहीं की जा सकती। इसे निम्न परिस्थितियों के सापेक्ष समझा जा सकता है। मांग वक्रों की ढाल भिन्न होने पर भी दी हुई किसी कीमत पर उनकी मांग की लोच बराबर होती है। मांग वक्रों की ढाल समान होने पर भी दी हुई कीमत पर उनकी मांग की लोच भिन्न भिन्न होगी। अब इसमें है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। वस्तु का गुण अथवा स्वभाव। जो ये मांग की कीमत लोच को जो प्रभावित करता है, इसमें पहला फैक्टर है वस्तु का गुण और उसका स्वभाव। साधारणतः जीवनोपयोगी तथा प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है। कुशलता रक्षक तथा सुखकारी आवश्यकताओं की मांग मूल्य सापेक्ष होती। विलासिता की वस्तुओं की मांग अत्यधिक मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे हमारा पड़ोसी कोई कार लेके आ गया है, तो एक अधिकतर ये महिलाओं में, क्या पुरुषों में भी देखने को मिलता है, एक कंपटीशन की भावना होती है कि उसने गाड़ी ले ली तो मैं भी लूँगा। तो ये उसमें बताया गया है। जैसे जीवनोपयोगी, प्रतिष्ठा रक्षक जो शब्द है, ये इसका वही अर्थ है। जीवनोपयोगी का अर्थ है जो हमें उपयोगी है हमारे जीवन के लिए, जो आवश्यकता है, जो हमने लेना है। और विलासिता आपको पता है, जो हमें आराम देती है। और ऐसा ही प्रभावित करने वाला अगला है वस्तुओं का स्थानापन्न। जो स्थानापन्न वस्तु है उनकी मांग की मूल्य सापेक्षता भी अधिक होती है, क्योंकि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उसका उपयोग कम कर देता है और जो उसकी स्थानापन्न वस्तु है उसका उपयोग बढ़ा देता है। ये हमने कई बार पढ़ दिया है। और वस्तु के अनेक प्रयोग। जो वस्तुएं एक से अधिक उपयोग में आती हैं उनकी मांग अधिक मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे कोई एक वस्तु है, उसका जब ज़्यादा प्रयोग होता है तो उसमें भी ये फैक्टर जो है ये भी उसको प्रभावित करता है। उपयोग को स्थगित करने की संभावना। यदि किसी वस्तु के उपयोग को स्थगित किया जा सकता है तो उस वस्तु की मांग मूल्य सापेक्ष होगी। उसके विपरीत, यदि किसी वस्तु के उपयोग को स्थगित करना संभव नहीं है तो उसकी मांग मूल्य निरपेक्ष होगी। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसका उपयोग हम कुछ समय बाद भी कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु बन चुकी है और जो उसका उपयोग है, यानी कि उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है अन्य वस्तुओं से, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। और आगे है संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं पूरक होती हैं, एक के अभाव में दूसरी बेकार रहती है। ये आप उदाहरण देख रहे हैं। कीमतों का भावी अनुमान, ये भी आप पढ़ चुके हैं। राशनिंग व्यवस्था। जिन वस्तुओं का राशनिंग कर दिया जाता है उनकी मांग मूल्य निरपेक्ष हो जाती है, क्योंकि मूल्य में परिवर्तन का उस वस्तु पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि उनके मूल्य में परिवर्तन भी होगा तो मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आर्थिक स्थिति। धनी व्यक्ति के लिए विलास की वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है, क्योंकि उनके पास धन की मात्रा अधिक होती है। राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का अनुशासन। कभी कभी राजनीतिक पार्टियों, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं अनेक अपने सदस्य तथा विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्रकार की ड्रेस कोड होता है जहाँ पे वो अनिवार्य कर देते हैं। तब उनके लिए उस विशेष ड्रेस के कपड़े की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है। धन का वितरण। समाज में ही संपत्ति का वितरण जितना समान होगा उतनी ही वस्तुओं की मांग अधिक मूल्य सापेक्ष होगी। इसके विपरीत संपत्ति निरपेक्ष होगी। मांग की आय लोच। मांग की आय लोच से आशय इस बात की माप करने से है कि उपभोक्ताओं की आय एक निश्चित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। इसकी गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आदत एवं रुचि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार मांग की आय लोच किसी वस्तु की मांग में होने वाले केवल ऐसे परिवर्तन की माप है जो उसके उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मांग की आय लोच, ये देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन उपभोक्ता की
आई में आनुपातिक परिवर्तन यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। इसको ये मैंने अपने अनुसार लिखा है, आप इसका ये सूत्र है। मैं आपको बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, और आप अगर मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं मैं आपको अलग से क्लास दे सकती हूँ, लेकिन मैं बुक से इसलिए करती हूँ ताकि ज़्यादा गलतियाँ ना आए मुझ में। ये रहा, ये सूत्र आप देख लीजिए, इसमें परिवर्तन है Q1 Q2, ये आप समझ लीजिए। अब इसमें आता है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच के अंतर्गत इस बात की माप की जाती है कि किसी वस्तु की संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसकी गणना करने के लिए यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय एवं उस वस्तु के मूल्य स्थिर हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। मांग की आड़ी लोच, ये देख, ये इसका सूत्र है। मांग की आड़ी लोच के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार से हैं। मांग की आड़ी लोच के दो रूप हो सकते हैं, पूरक वस्तुओं के संबंध में और स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में। यदि वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न है, जैसे चाय कॉफ़ी गुड़ चीनी, तो जो आड़ी लोच होगी मांग की वो धनात्मक होगी। इसका प्रभाव यह होगा कि यदि किसी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है, और जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार एक वस्तु का मूल्य घट जाने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग घट जाती है। यदि वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं, स्कूटर पेट्रोल पेन स्याही, तो जो ये आड़ी लोच है ये ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक इसलिए होगी क्योंकि ये इसकी स्थानापन्न नहीं है। इनमें से एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उसकी जो पूरक वस्तु है उसकी तो खुद ही घट जाएगी, उसका मूल्य खुद घट जाएगा। तो मूल्य घट जाने पर उसकी जो पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें ऋणात्मक होगा। यदि मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो यह माना जाता है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न है, परंतु यदि आड़ी लोच ऋणात्मक है तो यह आवश्यक नहीं कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हों। ऐसा संभव हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाने पर भी ऐसा हो सकता है। यदि मांग की आड़ी लोच शून्य हो तो इसका अर्थ होगा कि दोनों वस्तुएं आपस में संबंधित नहीं हैं।